राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है भारत देश के नागरिकों के लिए। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर, उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, गरिमा इत्यादि का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से मैं भारत देश के नागरिकों के लिए निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आज की इस संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी, प्रदेश प्रभारी दिल्ली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और एक बेहतर संचालन कर रहे माननीय अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। जैसा कि भारत देश के नागरिकों को भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत के लोगों को संवैधानिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 पर चर्चा होनी है। अनुच्छेद 173 को जब हम देखते हैं
तो ABC ये 3 भागों में बटा हुआ है। और बड़ा महत्वपूर्ण यह अनुच्छेद है, हर राजनीतिक व्यक्ति की बड़ी इच्छा होती है कि वह विधायक बने, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वह बड़ा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, सभी विधायक बनना चाहते हैं। और विधायक बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 173 में स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। यानी कि जो 5 वर्ष बाद या जब भी किसी प्रदेश के अंदर MLA के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, उस राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा का सदस्य बनने के लिए जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, तो देश के नागरिकों को यह अवसर होता है कि वह विधानसभा में जा सके। सभी को समान अवसर होता है, परंतु उस समान अवसर के साथ साथ व्यक्ति में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 173 में है कि भारत। और तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए एक निर्धारित फॉर्म है, उस फॉर्म को उसे फिलअप करना है, शपथ लेनी है। ये 2 काम अगर वह करता है, जो एक पॉइंट है उसमें उसे 2 बातें बताई गई हैं कि आपको और शपथ लेनी, ये 2 काम उसे करने हैं। यानी अनुच्छेद 173 स्पष्ट करता है कि किसी राज्य की विधानसभा में किसी व्यक्ति को सदस्यता अगर लेनी है, इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनना है, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी अनुसूची के अंदर जो प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा के अनुरूप उसे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। इलेक्शन कमीशन जो है उम्मीदवारों से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराते हैं, जैसे कि आप सजा हफ्ता न हो, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण 2 बिंदु है। तो पहले राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हुआ, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश होना चालू हुआ, तो राजनीति का अपराधीकरण होता चला गया। फिर अपराधियों का राजनीतिकरण होना चालू हो गया, टॉप के क्रिमिनल्स, जिसके ऊपर मर्डर का, जिसके ऊपर बलात्कार का, जिसके ऊपर डकैती का, तड़ी पार का, अपहरण का, ये जो केसेस जिन अपराधियों पर लगे होते रहे, उन लोगों ने राजनीति में प्रवेश करना चालू कर दिया। यानी राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण जब चालू हुआ, तो राजनीति में अपराधी जो है नेतृत्वकर्ता बन गए।
ऐसी स्थिति में राजनीति का को अपराधियों से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उम्मीदवारों को, आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा सजायाफ्ता व्यक्तियों को इलेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा रहा। परंतु यदि किसी अपराध के मामले में वह अभियुक्त है और उस पर किसी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और निर्णय उस पर नहीं आया है, कोई अपील नहीं है, तो वैसी स्थिति में फिर भी होगा, अगर अपराधी है तो उसे वंचित कर दिया जाएगा। और यही पॉइंट यहाँ पर भी स्पष्ट होता है। एक तो के भारत का नागरिक हो, दूसरा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो प्रोफार्मा दिया गया है, उस प्रोफार्मा के अनुसार उसे शपथ लेनी, उसे डिक्लेयर करना है कि उसकी कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। संपत्ति का डिक्लेरेशन भी उसमें किया गया है, ताकि जो है आर्थिक अपराध से भी बचा जा सके। ये दो लक्ष्य लेकर के ये जो है काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। परंतु अनुच्छेद 173 यहाँ पर यह स्पष्ट करता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और अनुसूची, तीसरी अनुसूची के अंदर जो प्रोफार्मा दिया गया है उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना और शपथ लेना, ये कार्य उसे करना होगा अगर वह इलेक्शन करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं इसी अनुच्छेद 173 के अंदर जो दूसरा पॉइंट है बी। दूसरी काबिलियत क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति जो किसी विधानसभा में इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कम से कम विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 25 होनी चाहिए। 25 अगर हो जाती है तो he will be eligible for the candidature in assembly election। अगर उसकी 25 वर्ष उम्र हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर उसकी उम्र 24 साल 11 महीने 23 साल 24 साल है तो वो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता, उसे वेट करना होगा। दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर विधानमंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वह दो भागों में बटा हुआ है, एक है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आयु 25 या 25 से ऊपर होनी चाहिए, परंतु विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 या 30 से ऊपर होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तो विधानमंडल और विधानसभा के मेंबर बनने के लिए यहाँ पर आयु सीमा बताई गई है अनुच्छेद 173 बी में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 173 सी सी अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखने में तो ये बड़ा नीरस सा लगता है, लेकिन जब इसको गंभीरता से इस पर चिंतन करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि उसके पास ऐसी अन्य आहारताएं हो जो इस निर्मित संसद द्वारा बनाई गई हैं। कोई महानुभाव इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे संविधान विरोधी महानुभाव को तलाशी और उससे FIR कराइए, है ना।
कौन है जो स्लाइड से छेड़खानी कर रहा है? इसको मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ और फिर उसको मौका देता हूँ इसको दोबारा से खराब करने का। तो अब भाई खराब करो फिर से स्लाइड को, देखें कैसे खराब करो। FIR होगी। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे डिस्कशन आवश्यक है। यहाँ पर अन्य उन योग्यताओं की अर्हताओं की बात हो रही है जो संसद द्वारा विधि के रूप में बनाया जाए इन फ्यूचर। तो अब जो संसद है उसको संविधान के अंदर संशोधन करके 173 के अंदर संशोधन करके इन उम्मीदवारों के लिए अलग सी योग्यताएं निर्धारित करने का भी अधिकार है। अब क्या क्या हो सकता है, योग्यताएं क्या क्या ऐसी होनी चाहिए, इस बिंदु पर चर्चा आवश्यक है। पहली बात कि एक हलवाई को दुकान चलाने के लिए मिठाई बनाना आना चाहिए, तभी मिठाई बना सकता है। एक टेलर को सिलाई की दुकान खोलने के लिए सिलाई का काम आना चाहिए। एक टीचर को पढ़ाने के लिए उसका किताबों का ज्ञान आना चाहिए, ये उसकी काबिलियत होती है। परंतु असेंबली में कानून बनाने के लिए जानने वाले व्यक्ति को कानून बनाना, यानी कानून की जानकारी हो या ना हो, लेकिन वो कानून बनाने के लिए जाता है। वो संवैधानिक अनुच्छेदों को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेदों को जानता हो या ना जानता हो, परंतु वह विधि बनाने के लिए विधानसभा में जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में पारंगत नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने काम में पारंगत नहीं है, वो विधानसभा में जाते हैं और विधियों का निर्माण करते हैं। तो हलवाई मिठाई नहीं बनाना जानता, टेलर सिलाई करना नहीं जानता, इंजीनियर बिल्डिंग का नक्शा बनाना नहीं जानता, तो कैसा नक्शा बनेगा, कैसे मिठाई बनेगी और कैसी सिलाई, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि उम्मीदवार विधानसभा में जाकर के एक अच्छी विधि बना सके। अच्छी विधि को बनाने के लिए अभी करते क्या है, अभी जो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय विधानसभा और जो है संसद के अंदर जाते हैं, वो करते क्या है, वो काम अपना कैसे करते हैं, तो वो करते हैं प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लॉ के सिद्धांत पे काम करते हैं, अपना काम किसी और को देते हैं। नियम शर्तों के आधार पर वो बता देते हैं कि भाई महिला आरक्षण के संबंध में हमको एक कानून बनाना है, विधानसभा में पास करना है। आप जो लीगल एक्सपर्ट लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको डेलीगेटेड कर दिया जाता है, कार्यपालिका को डेलीगेटेड कर दिया जाता है या एक समिति को डेलीगेटेड कर दिया जाता है जो एक्सपर्ट होती है, कानून की जानकार होती है, और वह प्रत्यायोजित विधान के सिद्धांत के अंतर्गत उसको ले लेती है
एक कानून बनाती है और बनाने के बाद फिर वो सौंप देती है, और जो जो सौंप दी जाती है उनको अब उसको पास करना है कि भाई ये कानून ठीक है। तो किसी के बनाए हुए कानून को पास करने के लिए जरूरी है कि जितना ज्ञान उसको है बनाने वाले को, उससे ज्यादा ज्ञान पास करने वाले को होना चाहिए। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव या किसी समिति के द्वारा कोई बिल बनाया गया है और उसके पास जितनी विशेष ज्ञान प्राप्त है, उससे ज्यादा ज्ञान माननीय विधायकों और सांसदों को होना चाहिए, ताकि जो है उसको पढ़ करके समझ करके जनहित में उसको पास करें। परंतु यहाँ पे टेक्निकल इशू ये है कि दे आर नॉट एलिजिबल, वे उतने योग्य नहीं है, उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है। तो तालियां बजा करके और एक थपथपा करके या पार्टी की विप पे जा करके या पार्टी की अध्यक्ष की डायरेक्शन में कानून पास हो जाता है और इस तरीके से एक विधि बनती है, संविधान में संशोधन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 173 सी के अंदर संविधान में एक संशोधन करके इतना किया जा सकता है कि जितने वाले विधायक को संविधान की जानकारी देने के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसमें एक और बनाया जा सकता है, सी के बाद डी, सी डी डी यह कि किसी भी राज्य की विधानमंडल में निर्वाचित माननीय सदस्य को संवैधानिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 70% मार्क के साथ पास करना होगा। और इन माननीय विधायकों को 2 अटेम्प्ट दिए जाने चाहिए। पहला तो भाई आप पास करिए, इतने संविधान को पढ़िए समझिए, वहां अच्छे से पढ़ाया जाए समझाए और जो है वो उसको पास कर देंगे। तो कम से कम संविधान की उन्हें जानकारी हो जाएगी। हम लोग 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल में तो पास कर ही जाएंगे, हो सकता है पहली बार में भी पास हो जाए। कुछ इस तरह की विधि अगर बना दी जाए तो जो जीत के माननीय जाते हैं वो वहां पर संवैधानिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई हुई विधि जब देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि दिस लॉ इज वायलेटिंग आर्टिकल 13, दिस लॉ इज वायलेटिंग आर्टिकल 14। ये तो संविधान के इस अनुच्छेद को वायलेट कर रहा है। समिति के लोगों को ला के पूछा जा सकता है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके गुण और दोष के आधार पर उस पर चर्चा तब कर पाएंगे और तब उसे पास कर पाएंगे। तो ये जो है जहाँ पर लिखा है सी के अंदर कि उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो आने वाले काल में संसद बनाए। तो इलेक्शन से तो निवारित नहीं किया जा सकता कि भाई आपको BA या LLB की डिग्री होनी चाहिए तभी हम आपको चुनाव लड़ने देंगे। चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीते हुए कैंडिडेट को संवैधानिक शिक्षा दे करके उनको विधि बनाने लायक बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस आशय से संशोधन करने की आवश्यकता है। हम आगे चलते हैं और यही हाल हमें संसद के अंदर भी किया जा सकता है। संसद के अंदर भी जो माननीय सांसद महोदय हैं, राज्यसभा के हो और चाहे जो है वो लोकसभा के हो, वो जीत के जब पहुंचते हैं तो वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं, ग्रैंड नॉर्म्स भारत के संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट दे हैव नो नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस ऐसे से बचा देने से और पार्टी लाइन से जो है एक्सेप्ट करने और डिनाई करने से जो है संशोधन हो जाता है और पार्टी लाइन
पार्टी क्या संविधान को जानती है? पार्टी में कितने लोग संविधान को जानते हैं? पार्टी अध्यक्ष कितना संविधान? तो ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर चूक है। डेमोक्रेसी के अंदर जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के कल्याण के लिए शासन होता है, परंतु जनता को अवसर दिया जाए और चुने हुए लोगों को शिक्षित किया जाए। संवैधानिक शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर अनिवार्य रूप से संवैधानिक शिक्षा होगी तो फिर जो है जाति, धर्म, लिंग, भाषा के विभेद के बगैर हर व्यक्ति संविधान के हित में बात करेगा, नागरिकों के हित में बात करेगा और कहेगा कि ये तो गलत है, इससे तो नागरिकों का अहित हो जाएगा। बट वहाँ पर समस्या भी ये है। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा इस बिंदु पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब अनुच्छेद 174 पे चलते हैं। 173 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि असेंबली का इलेक्शन के लिए उम्मीदवार 173 में योग्यता के अनुसार योग्यता निर्धारित है। 74 में जो विधानमंडल है उसका सत्र क्या होगा? एक एकेडमिक ईयर होता है शिक्षकों का, इतने समय से लेके एकेडमिक कैलेंडर जारी होता है, किस समय से कितने समय तक अध्यापन होगा, परीक्षाएं होंगी, पूरा शेड्यूल होता है। उसी तरीके से विधानमंडल का भी एक सत्र होता है, तब वो सत्र समाप्त होगा और विधानसभा का विघटन कैसे होगा, इन बिंदुओं पर अनुच्छेद 174 के अंदर बताया गया। सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका को है। कार्यपालिका यानी राज्यपाल। राज्यपाल जो है समय समय पर सदन को या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय अथवा स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाएंगे जो वह ठीक समझे। यानी कि जो राज्यपाल है राज्य के, उनको सत्र बुलाने की, विधानसभा का, विधानमंडल का सत्र बुलाने की शक्ति का अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। सत्र का मतलब है मीटिंग। हम लोग सामान्य भाषा में मीटिंग समझते हैं। जैसे एक मीटिंग बुलाते हैं, जैसे 8 जून मीटिंग चल रही है सोमवार को 8 बजे। जूम मीटिंग सोमवार को 8 बजे लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सोमवार को 8 बजे जूम मीटिंग लगाए। परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये मीटिंग 7 बजे भी लगा सकती है, 9 बजे भी लगा सकती है, 10 बजे भी लगा सकती है, जब वह चाहे समय चेंज कर सकती है और चाहे तो ना भी लगा। इस तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को शक्ति प्राप्त है। उसी तरीके से जो है अनुच्छेद 174 के अंदर राज्य विधानमंडल को भी शक्ति प्राप्त है। क्या है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल को जब उचित समझे, ठीक समझे, वो बुलाएंगे। जब वो बुलाएंगे, काल करेंगे तो उत्तर प्रदेश की का सत्र बुलाया जा रहा, तो अपने अपने क्षेत्रों से माननीय विधायक महोदय या जिनको लखनऊ के अंदर प्लॉट है, निवास, वो वहां से सत्र में जाएंगे, मीटिंग में पहुंचेंगे और वहां पर संवैधानिक या बिंदुओं पर डिस्कशन हो। परंतु वो अपनी मर्जी से
विधानसभा अध्यक्ष नहीं बुलाए, पता चला राज्यपाल की सहमति के बगैर जो है विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र बुला लिया। ऐसा नहीं है, सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। अब राज्यपाल में जो शक्ति निहित है वह मनमानी पूर्ण नहीं है, वह मनमानी पूर्ण नहीं है, उसको भी एक सीमा के अंदर बांधा जाए कि माने राज्यपाल जी सत्र तो बुलाएंगे, लेकिन जो पहला सत्र है उस सत्र के पूर्ण होने के पश्चात जो दूसरा सत्र होगा उसमें 6 महीने से कम का डिफरेंस हो, यानी 6 महीने से अधिक का डिफरेंस नहीं होगा। दो बार, यानी कि जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला सत्र मान लो 1 जनवरी को बोला तो 6 महीने पूर्ण होने से पहले दूसरा सत्र वह बुलाएंगे। ये उनके लिए एक जो है विधि है, संविधान उन्हें यह डायरेक्शन देता है। कहने का मतलब है राज्यपाल की जो शक्ति है सत्र बुलाने की वह मनमानी पूर्ण नहीं है, बल्कि उसे भी विधि द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट में 2 बिंदु है। पहला है कि सदन या सदन का सत्रावसान, तो जो सदन का सत्र माने राज्यपाल बुलाएंगे समय समय पर, तो सत्रावसान भी माननीय राज्यपाल भी करेंगे। भाई बुलाएंगे तो खत्म नहीं करेंगे। दूसरा जो बिंदु है इसमें बी के विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को भंग करना। तो विधानसभा को जो भंग करना है वो कैसे होगा? विधानसभा इसी राज्य की विधानसभा जिसको निर्वाचन आयोग के अंतर्गत डायरेक्शन में निर्वाचित करके सदस्यों को जिताया गया है, विधानसभा बनी है, लोकतांत्रिक तरीके से उसको राज्यपाल कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों और कैसे ये आगे के अनुच्छेद में बताया जाएगा। परंतु यहाँ पर शक्ति प्रदान कर दी गई है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा को भंग करना है तो राज्यपाल उसे भंग कर दे। यहाँ पे दोनों आर्टिकल समाप्त होते हैं और यहाँ जो ये अंतिम वाला बिंदु है कि विधानसभा को भंग करना, तो किसी भी प्रदेश की जो विधानसभा है वह भंग होती है किन जिन कारणों और बारिश होती है। पहला कारण यह है कि उस राज्य के अंदर संवैधानिक शासन न चल रहा, संविधान के विरुद्ध शासन चल रहा है, तो फिर राज्यपाल जो है उसको वहां पर ऐसे विगत वर्षों में कई प्रदेशों की सरकारें राज्यपालों के द्वारा जो है बर्खास्त की गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
मध्य प्रदेश और राजस्थान और देश का 4 प्रदेशों की सरकार जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में जो है दंगा हुआ था और तब जो है इस तरीके से अन्य हुकूमत को उसकी चर्चा की जाती। तो यहाँ से जो है हमारा आज का वेबिनार जो है समाप्त होता है और इन दोनों ही आर्टिकल्स पर अगर किसी को कोई प्रश्न बनता हो तो पूछ सकते हैं, अपनी शंका अपना समाधान कर सकते। आदरणीय प्रोफेसर साहब, विधानसभा को भंग करना ये इसमें है, तो इसे अधिकार किसको है? कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल। मतलब फिर से चुनाव होगा भंग होने के बाद? जी, भंग करेंगे, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेंगे, क्या प्रक्रिया है आगे समझा। जी जी। जिस किसी साथी को अगर और कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो कृपया 5 मिनट में। एक चीज और स्पष्ट कर दें कि विधानमंडल जो है आपका स्थायी होता है, विधान परिषद। तो जो बड़े स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार है, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, तो वहाँ दोहरी शासन व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर विधानसभा भंग हो गई, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ फेल हो गया, तो मेंटेन कैसे होगा? तो विधान परिषद तो रहेगी ना, तो विधान परिषद के माध्यम से विधिगत शासन चलेगा। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पे दोहरी व्यवस्था ऐसे विधान तो संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के हर चीजें बनाई है। अब किसी को अगर कोई सवाल नहीं तो पूछ सकते। जी, वर्चुअल वेबिनार में किसी साथी को आज के आर्टिकल पर अगर कोई डाउट्स है, कोई क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना ओपिनियन, अपने क्वेश्चन आदरणीय प्रोफेसर साहब से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं पूछना है तो ठीक है, क्लियर है जी। तो चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस स्पेशल एपिसोड जो एवरी मंडे को इधर संचालित होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब बहुत ही बेहतर तरीके से अपने पीपीटी के माध्यम से एकदम, यह ऐसा लगता नहीं कि हम क्लास से बाहर हैं। ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब हमारे सामने, हम क्लास में बैठे हुए हैं डायरी पेन लेकर के। पर एक चीजें मैं वाच कर रहा था, कुछ साथी इस इम्पोर्टेंट नॉलेज को, संविधान ज्ञान की चर्चा को बड़े आराम से लेट के सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा अपील है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से, जब कभी सोमवार को हमारा क्लास स्टार्ट होता है तो बिल्कुल वेल अपडेट होकर के, एकदम जैसे प्रोफेसर साहब हमें दिख रहे हैं वेल पूरी तैयारी में, क्यों हमें पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो हम विद्यार्थी के रूप में एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, हम भी एकदम परफेक्ट डायरी पेन के साथ अपडेट होकर के और बैठे, ताकि हर सीखी हुई बातें प्रत्येक सोमवार को हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए इन सीखी हुई बातों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस अपील के साथ मैं पुनः साधुवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर साहब को कि आज का इन्होंने से 174 और 173 आर्टिकल्स पर बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने प्रकाश डाला है, और